हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर सेमेस्टर 3 के कोर्स को स्टार्ट कीजिए। कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के हैं जिनका कहना है कि सर अभी भी हम लोग का जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसीलिए जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको कवर करवा दीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों से पोल करवाया था, जिनमें से अधिकतर स्टूडेंट का कहना था कि सेमेस्टर 3 के कोर्स को स्टार्ट कीजिए। हालांकि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं सेमेस्टर 2 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी कवर करवाने का प्रयास करूंगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम सेमेस्टर 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेमेस्टर 3 के सिलेबस को मैंने पोस्ट किया था। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनके पास सिलेबस पहुंच चुका होगा। आप लोगों ने जो यह डिसीजन लिया कि सर अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, ये डिसीज़न बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारत पर मुस्लिम अटैक हुआ, पहला जो आक्रमण हुआ वो अरब से हुआ। उसके बाद द्वितीय चरण में जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ वो तुर्क से हुआ। भारत पर आक्रमण जो है सबसे पहले अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस प्रकार से भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम था। हालांकि इससे पहले भारत पर अरब आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें इतनी सफलता नहीं मिला। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इन्हें सफलता भी मिला। उसके बाद जो है द्वितीय चरण में भारत पर जो मुस्लिम अटैक हुआ था वो तुर्क से हुआ था। तुर्क से जो है 2 चरणों में भारत पर आक्रमण हुआ। प्रथम चरण में जो है महमूद गजनबी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ और द्वितीय चरण में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। तो चलिए हम इन सभी बिंदुओं को बिल्कुल डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ वो आक्रमणकारी कौन था। भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ वो अरब से हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया और इन्होंने राजा दाहिर को पराजित कर दिया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सफल अभियान किया। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और इन्होंने मुल्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया और अल मंसूर नामक एक स्थान था जिनको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से जो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि इन्होंने भारत पर शासन नहीं किया। पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आते थे उनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत से अपार धन को लूट के ले जाना, क्योंकि इन्हें पता था कि जो भारत में अत्यधिक मात्रा में धन है। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर शासन नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक नई प्रकार की टैक्स को लागू कर दिया जिन्हें जजिया कर के नाम से जाना जाता है। जजिया कर वैसे टैक्स था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, यानी जो मुसलमान नहीं थे उन्हें यह कर को देना पड़ता था। जजिया कर जो था एक प्रकार से सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक मीन्स जजिया कर जो देता था उनके घर को नहीं लूटा जाता था, है ना, और जो जजिया कर को नहीं देता था उनके घर को लूट लिया जाता था। जजिया कर जो था 5 लोगों को देना नहीं पड़ता था, जिसमें पहला था बच्चों, दूसरा था बूढ़ा, तीसरा था विकलांग, चौथा था ब्राह्मण और 5वां था महिलाओं। इन सभी को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो बच्चे होते हैं उनके इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। जो बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका भी इनकम का उतना सोर्स नहीं होता है। महिलाओं से भी जो है जजिया कर नहीं लिया जाता था, क्योंकि पहले की जो महिलाएं होती थी वह घर तक ही सीमित होती थी, जिसके कारण उनका जो है इनकम का कोई सोर्स नहीं होता था। इस प्रकार से इन 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। जजिया कर जो था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। जिसके बाद अकबर आया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है औरंगजेब आया, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। जिसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हमेशा के लिए हटा दिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो
द्वितीय चरण में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, उनमें से प्रथम चरण में महमूद गजनबी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि द्वितीय चरण में जो भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद गजनबी जो है 1001 से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। इनके सभी आक्रमणों से सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो 1025 में इन्होंने जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, वह सबसे प्रसिद्ध है। 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यहाँ पर इन्होंने अपार सोना को लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो है अपार धन के लिए जाना जाता था। जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका प्रथम उद्देश्य था धन को लूटना। यहाँ पर इन्होंने अत्यधिक मात्रा में सोना को लूटा। जब यह रास्ते में जा रहा था तो गुजरात व सिंध के क्षेत्रों में इनका सामना जाटों से हुआ। इस समय इन्होंने जाटों से उलझना अच्छा नहीं समझा। उसके बाद जो है महमूद गजनबी जाटों से बिना उलझे चला गया। लेकिन 1027 ईस्वी में इन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण किया और यह भारत पर इनका 17वां आक्रमण था जो जाट के विरुद्ध किया था। इस समय जो है महमूद गजनबी के शासनकाल के दौरान 3 जो इतिहासकार थे प्रमुख थे। पहला था उत्बी, दूसरा था फिरदौसी और तीसरा था अलबरूनी। जिसमें से आप लोगों को एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है कि जो किताबुल हिंद है इनके रचनाकार जो है कौन थे। तो जो किताबुल हिंद के रचनाकार थे वो थे अलबरूनी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो तुर्क आक्रमण द्वितीय चरण में हुआ था उसका नेतृत्व जो है गौरी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण किया और सिंध और लाहौर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यानी मोहम्मद गौरी जो है 1175 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर चुका था। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात के जो शासक थे उस समय वो था भीम द्वितीय ने इनका बहुत ही अच्छे से धुलाई किया और इस प्रकार से 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पहली बार पराजित हुआ। गुजरात पर मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण करने के कारण मालवा और राजस्थान के क्षेत्रों में जो शासक थे उनके लिए खतरा बढ़ गया था। जिसके कारण राजस्थान से पृथ्वीराज चौहान और मालवा से जो है जयचंद ने मिलकर 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध लड़ा था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी दोबारा पराजित हो जाता है। जिसके बाद 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। क्योंकि 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इसलिए पराजित हुआ क्योंकि इस समय जो है पृथ्वीराज के जो दोस्त थे जयचंद, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस प्रकार से द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर शासन नहीं किया। इस समय जो है मोहम्मद गौरी की जो पुत्री थी उन्होंने इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम करती थी। जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए साम्राज्य को दे दिया और यह वापस लौट गया। लेकिन अभी तक जितने भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए थे केवल धन को लूटने के उद्देश्य से किए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अपना खानदान को बो के चला गया। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। हालांकि आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना, इसीलिए जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आने वाला है मैं आप लोगों को अरब आक्रमण के कारण तथा अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में आंसर राइटिंग कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।